Hello everyone, I am Amit. Today we are going to discuss about one of the hot topics for every types of civil services exams, whether it is UPSC or state PCS, that is disaster management. This lecture will be bilingual. In this section of disaster management, हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज ग्लेशियर लीक आउटबर्स्ट स्पेशली इन हिमालयन रीजन पर्सपेक्टिव। इसके अलावा मेन रीजंस क्या क्या हैं, एनडीएमए गाइडलाइंस फॉर द रिस्क रिडक्शन, इसके अलावा क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई है अराउंड द हिमालयन कंट्रीज, इंडियाज स्ट्रेटजी टूवर्ड्स मिटिगेटिंग मेजर्स, वाई इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि पास्ट में किस तरह से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर एक टीम ने डिज़ास्टर के दौरान विद नो कैजुअलिटी एट ऑल एक प्रेसिडेंट यानी उदाहरण सेट किया था। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आई एम श्योर कि यू ऑल विल फाइंड दिस वीडियो वेरी बेनिफिशियल। तो शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और, इस लेक्चर से जुड़े पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रिसेंटली आपने केरला लैंडस्लाइड के बारे में पढ़ा, काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेटिंग लैंडस्लाइड था। इसके अलावा ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया इज अफेक्टेड विद फ्लड टाइप ऑफ सिचुएशन, चाहे केदारनाथ में आई फ्लड हो या फिर महाराष्ट्र फ्लड, चेन्नई फ्लड, फ्लड्स इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, फ्लड्स इन नदर्न बिहार एट्सेट्रा। इन सारे फ्लड्स में आप एक महत्वपूर्ण पॉइंट नोटिस करते हो विच इज़ लैक ऑफ कोऑर्डिनेटिंग अमंग इंटर डिपार्टमेंटल्स, जिसके कारण डिस्पाइट द सेवरल वार्निंग्स हाई नंबर ऑफ फैटलिटीज़ हुई है, मतलब कई ज़्यादा मौतें हुई है। वी कैन सी अ गुड केस स्टडी हेयर, उड़ीसा साइक्लोन्स 1999 और रिसेंट यास साइक्लोन्स अफेक्टेड इन उड़ीसा। उड़ीसा साइक्लोन 1999 के दौरान जो लगभग टोटल डेथ्स हुई थी वो 10,000 से ऊपर डेथ्स थी, लेकिन रिसेंट जो यास साइक्लोन्स के समय अगर आप देखते हो तो जो टोटल डेथ्स हुई थी वो लेस देन हाफ अ डजन। आप देख सकते हो कि इंटर डिपार्टमेंटल सिंक्रोनाइजेशन कितनी ज़रूरी है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, राइजिंग द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ इन इको सेंसिटिव जोन्स तो है ही, तो बाकी फ्लड्स को छोड़कर टुडे वी विल डिस्कस द ग्लेशियर आउटबर्स्ट अकर इन केदारनाथ लास्ट ईयर ड्यूरिंग द नवंबर मंथ्स 2020। ओके, सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या उस तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ग्लेशियल ब्रेक्स के कारण जो फ्लैश फ्लड्स, मतलब कि अचानक से पानी की क्वांटिटी बढ़ने और उस पानी के डाउनवर्ड मूवमेंट को साइंटिफिकली ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट कहा जाता है। जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो इसके कारण पानी एक्सट्रैक्ट होकर जमा होने लगते हैं, जो कि एक लूज, नेचुरल और अनकॉन्सोलिडेटेड मोरैन डैम्स के पीछे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। ये डैम्स जो आइस, सैंड, पेबल्स और आइस रेसिड्यू से बने होते हैं, तो ऑब्वियसली ये नेचुरली वेरी वीक होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा वाटर एक्यूमुलेशन को संभाल नहीं पाते। और ड्यूरिंग जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं उस समय वाटर क्वांटिटी जो ग्रेजुअली बढ़ती रहती है। तो एक समय ऐसा आता है जब ये उस सारे वाटर एक्यूमुलेशन को संभाल नहीं पाते, तो वाटर जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है, और वही डाउनवर्ड मूवमेंट के कारण कैटास्ट्रोफिक फ्लडिंग हो जाता है, जिसके कारण लार्ज स्केल पे मैन एंड मटेरियल का नुकसान होता है। इन रिसेंट ईयर्स इस तरह के आउटबर्स्ट की इंटेंसिटी बढ़ी है, स्पेशली इन हिमालयन रीजन्स। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के गाइडलाइंस के अनुसार हिंदू कुश हिमालयन माउंटेन सिस्टम में क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लेशियर रिट्रीट हुए हैं, मतलब ग्लेशियर्स छोटे हुए हैं, और उन ग्लेशियर्स के रिट्रीशन के कारण न्यूमरस ग्लेशियर लेक्स बनी हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, और यही लेक्स मुख्य कारण है इन आउटबर्स्ट्स के लिए। एक फाइंडिंग के अनुसार देयर मे बी मोर देन 2000 लेक्स इन अपर कोर्स ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर बेसिन्स। एनडीएमए इज ऑथराइज्ड एज द बॉडी वी शुड प्रिपेयर गाइडलाइंस, सो कि किसी तरीके के नोटिफाइड डिजास्टर के लिए क्या स्टेप उठाया जाए उसके बारे में वो डिटेल्ड में बताती है। तो यहाँ हम लोग एज पर एनडीएमए गाइडलाइंस सिचुएशंस और मिटिगेटिंग मेजर्स को समझते हैं। देयर में भी मल्टी डायमेंशनल मेजर्स इन अ सिंक्रोनाइज्ड वे। स्टेट्स starts with identification and mapping of lakes, continues with taking structural measures to protect the breach, and eventually establishing mechanism to save lives and property, और ये vicious cycle continues रहता है। सो हाउ द आइडेंटिफिकेशन एंड मैपिंग डन, इसके लिए कई प्रीडिटरमाइंड प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि ऑन फील्ड विजिट, और पास्ट में जहाँ इस तरह की घटनाएं हुई हो उन क्षेत्रों को रेगुलर ऑब्जर्व किया जाता है।
इसके साथ साथ जहाँ ये मोराइन लेक्स बनते हैं उनकी मॉर्फोलॉजिकल या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को रेगुलर ऑब्जर्व किया जाता है. आफ्टर दैट सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजरी, अ टेक्नोलॉजी विच इज़ यूज्ड, जो कि ऑटोमेटिकली वहाँ बने टेम्पररी और परमानेंट वाटर बॉडीज़ में हुए चेंजेस को स्पेस के ऑब्जर्व करता है कंटिन्यूसली. टेम्पोररी इन अ सेंस कि कोई पर्टिकुलर लेक्स या तो ग्लेशियल मेल्टिंग से बने हों या ड्यूरिंग मानसून कभी कभी ज़्यादा बारिश हुई हो और वहाँ पानी इकट्ठा हो गया हो, इसके कारण भी बनते हैं. और ड्यूरिंग मॉनिटरिंग प्रोसेस अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे अनयूजुअल वाटर एक्यूमुलेशन का पता चलता है तो वहाँ जमे पानी को थ्रू वेरियस वेज बाहर निकालने की कोशिश की जाती है. जैसे कि कंट्रोल्ड ब्रीचिंग, इसमें लो इंटेंसिटी डायनामाइट लगाकर किसी तरह से होल क्रिएट किया जाता है जिससे कि जमा हुआ पानी निकल जाए. अगर ये पॉसिबल नहीं होता एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम तो पंपिंग आउट टेक्निक का भी यूज़ किया जाता है. या फिर अगर आइस डैम्स क्रिएट हो जाए तो उसमें टनल बनाकर वाटर को वहाँ से बाहर निकाले जाते हैं. कंट्रोल ब्रीचिंग का एक बेस्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है अलॉन्ग द रिवर फुटकल इन 7 मई 2015. रिवर फुटकल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ जास्कर रिवर, जहाँ वाटर वेयर साइपॉन्ड ऑफ थ्रू कंट्रोल ब्लास्ट एंड मैनुअल एक्सकेवेशन ऑफ डेब्रिस. सो टिल नाउ हम लोगों ने ये देखा कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट क्या होता है, फिर वी हैव सीन कि ये कैसे बनते हैं, एनडीएमए इसके रिगार्डिंग क्या क्या गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है और कैसे इन 2015 कंट्रोल ब्रीचिंग के द्वारा एक आउटबर्स्ट को रोका गया जो कि अदरवाइज वुड हैव बीन अनदर डिवास्टेशन. तो अब हम लोग मेनली फोकस करेंगे कि मिटिगेटिंग मेजर्स या बचाव के उपाय पे. दुनिया भर में इस तरह के क्लाइमेटिक इंसिडेंट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ने के कारण लगभग हर देश अपने आप को इन आपदाओं से लड़ने के लिए तैयार कर रहा है. भारत ने भी इस सेक्टर में कुछ बहुत प्रगति दिखाई है. सच एज इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड अ ब्रॉड फ्रेमवर्क फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड एक्सकेवेशन ऑफ वल्नरेबल जोन्स. इसके बावजूद इंडिया स्टिल लैग्स बिहाइंड ऑन वेरियस मेजर्स. अब तक एक्सकेवेशन, कंस्ट्रक्शन एंड ग्रेडिंग कोड्स के रिगार्डिंग यूनिफॉर्म लॉ का अभाव है. इसके अलावा इफिशियंट मीन्स का अभाव रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इन आउटबर्स्ट फ्लड प्रोन एरिया, जिसको हाई हैजर्ड जोन भी कहते हैं, और मिडिल हैजर्ड जोन जहाँ नए इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग प्रोटेक्शन मेजर्स बनाए जाएं, इनके भी अभी तक अभाव है. लैंड यूज प्लानिंग जो कि वाइडली एक्सेप्टेड हो प्रोसीजर, वैसे प्रोसीजर्स का भी अभाव है. एक प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम जो कि डाउन स्ट्रीम एरियाज में कंस्ट्रक्शन से पहले, उसके दौरान या फिर आफ्टर कंप्लीशन या बसने के दौरान प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सके, इसका भी अभाव दिखता है. इन सब के अलावा एक क्विक एंड इफिशिएंट अर्ली वार्निंग सिस्टम जो कि किसी भी आपदा के घटने से पहले अलर्ट साउंड ऑफ कर सके, इसका भी हमें अभाव दिखता है. हालांकि हिमालयन रीजन में 3 अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए जा चुके हैं जिसमें 2 नेपाल के में हैं और एक चाइना में इस्टेब्लिश्ड है, परंतु भारत में अभी भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है. इंडिया हैज़ टू डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ नेपाल एंड चाइना. यही रीज़न है कि वी हैव सीन द फ्रीक्वेंट डिवास्टेशन ड्यू टू फ्लड स्पेशली इन नदर्न बिहार. आप देखते हो नदर्न बिहार में ऑलमोस्ट एवरी ईयर ड्यूरिंग मानसून काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स आती है. इन बहुत सारी जो नदियाँ हैं जैसे कोशी है, घाघरा है, गंडक है, कमला है और लखनदेई, एन नंबर ऑफ रिवर्स हैं जिसमें फ्लड्स आते हैं और ये बाढ़ विभीषिका हर साल बिहार को फेस करना होता है, क्योंकि हमारे पास इससे बचने का बफर टाइम नहीं मिलता ड्यू टू लेट अलर्ट साउंड ऑफ फ्रॉम नेपाल एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन नेबरिंग कंट्रीज. मतलब ये सारे डिपेंड करता है कि हमारा नेपाल से कैसे रिलेशंस हैं. अगर नेपाल से हमारे या फिर चाइना से हमारे रिलेशन अगर अच्छे हो तो वो समय पे इन्फॉर्म कर देते हैं, मगर अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हो, जैसे आप देख सकते हो अभी रिसेंटली हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कैसे रिलेशंस हैं, तो इस सिचुएशन में अगर फ्लड्स आती है तो हमें फेस करना पड़ सकता है डिवास्टेशन. इन सब कमियों के बावजूद इंडिया ने पास्ट में एक ऐसे ही लैंडस्लाइड फॉर्म्ड फ्लड को अवॉइड किया था, मतलब बचाया था, जो कि गोहना उत्तराखंड में बना था इन 1894, जहां वाटर गॉट accumulated on rapid pace, but thanks to precise prediction, early warning to population and installation of telephone line, flood के devastating impact के बावजूद no victims were reported in श्रीनगर एंड चमोली. इतने सारे साइंटिफिक प्रोग्रेसेस के बावजूद हम लोग इन डिवास्टेशंस को नहीं रोक सकते.
बट एटलीस्ट वी कैन सेव लाइव्स ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। इसलिए एनडीएमए की गाइडलाइंस के अनुसार एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्सेस, आईटीबीपी, इंडियन आर्मी के साथ साथ हमें लोकल ट्रेंड मैन पावर की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस शोज की 80% से ज़्यादा केसेस में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस लोकल के द्वारा ही की जाती है जब तक कि सरकारी सहायता न पहुंच जाए। लोग दिस दस ट्रेंड लोकल्स विल बी की सोल्जर्स इन सच कंटिजेंसीज। इसके अलावा लोकल्स विल बी इंस्ट्रूमेंटल इन प्लानिंग एंड सेटिंग अप ऑफ इमरजेंसी शेल्टर्स, रिलीफ पैकेज डिस्ट्रीब्यूशन, मिसिंग पीपल आइडेंटिफिकेशन और तत्काल फूड, हेल्थ केयर, वाटर सप्लाई के नीड को भी वो पूरा करते हैं। इसके अलावा इन क्षेत्रों में वेरियस कंटिजेंसीज ऑब्जेक्ट्स की ऑल वेदर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जैसे कि हैवी अर्थ मूवर्स, सर्च एंड रेस्क्यू इक्विपमेंट्स, मोटर लॉन्चेस, कंट्री बोट्स, इनफ्लैटेबल रबर बोट्स, लाइफ एंड जैकेट्स etc। समटाइम्स कन्वेंशनल हैवी इक्विपमेंट्स एंड मेथड्स सफिशिएंट नहीं होते कुछ जगहों पे, तब लोकली अवेलेबल लाइट ब्लेंडेड नेचुरल रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कभी कोई एक ऐसा फ्लड जैसा केदारनाथ में इससे पहले जो आई थी वो काफ़ी हाइट पे थी, अगर इतने हाइट पे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उतने हाइट पे एक हैवी अर्थ मूवर्स या हैवी इक्विपमेंट्स को लेके नहीं जा सकते बाय रोडवेज और इवन एयरवेज। तो उस समय की रिक्वायरमेंट ये कहती है कि हमारे पास ऐसे मटेरियल्स अवेलेबल हो जो कि लाइट हो, जिसको ईजिली हम वहाँ पे कैरी कर सके ताकि वहाँ पे रिलीफ वर्क किया जा सके। अपार्ट फ्रॉम दैट, इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स टीम, क्विक रिएक्शन मेडिकल टीम्स, मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल्स, हेली एम्बुलेंसेस एट्सेट्रा की भी उपलब्धता होनी चाहिए। तो ये था एक ब्रीफ एनालिसिस मेरी तरफ से। मैंने एज एज पॉसिबल मैं इसको सिंपल रखने की कोशिश करी है मैंने, ताकि एक कॉमन मैन जिसके साइंस बैकग्राउंड ना भी हो वो इजीली इसको समझ सके। तो वैसे आपको क्या लगता है इन सब के अलावा और क्या कुछ किया जा सकता है? कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, परंतु भाषा की शालीनता बनाए रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।